हाँ जी, कहाँ तक कलर किया था? We were doing biodiversity. So what is biodiversity? हाँ जी, what is biodiversity? क्या होता है? बोलो। समझ नहीं आया? क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने देखना है why biodiversity में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, why the environment is getting polluted. Reasons. First reason is over pollution. जब हम pollution कर रहे हैं because human के actions जिससे ही ecosystem पूरा threaten हो रहा है. कैसे? You can see from this dirty Yamuna. People throw their garbage in rivers, ponds and lakes so that they can get contaminated. उसी से वो सबसे ज़्यादा contaminated हो रहे हैं. उसके अलावा deforestation. जितनी सारी deforestation होगी उतना ही ज़्यादा pollution फैलेगा. ठीक है? Because species जो है वो भी खत्म होगी. अब देखो deforestation करके species का loss कोई बोलो कैसे होता है? कौन से बर्ड्स हैं जो इसके ऊपर आएंगे जब पेड़ ही नहीं होंगे? कहाँ से पॉलिनेशन होगी? ठीक है, फूड चेन का एक सबसे बड़ा प्रोसेस खत्म होता है. उसके अलावा कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, पानी में हम गंद फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, ठीक है, कचरा फेंक रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है, दिन भर दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है. ओवर हंटिंग. ओवर हंटिंग क्या होता है? सबसे बड़ा कॉज बनता है, सिग्निफिकेंट कॉज हो रहा है जिससे अब हंटिंग हो जा रही है, बर्ड्स की किलिंग हो रही है. सबसे बड़ी बात है जब बर्ड्स की किलिंग हो रही है, हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, एनिमल की स्किन के लिए एनिमल्स की हंटिंग होती है, उसकी पूरी स्किन उतार दी जाती है टू मेक लेदर प्रोडक्ट्स. उसके अलावा कई तरह के बर्ड्स हैं जिनकी हंटिंग हो जाती है. जब ये स्पीशीज ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? फूड चेन की एक चीज खराब होगी, खत्म हो गई. उसके अलावा कई तरह के ये लोग हवा साफ करते थे, कई तरह के कण खा जाते थे हवा से, कल मैंने बताया था. ठीक है, ओवर हंटिंग किस लिए हो रही है? मोस्टली लोग अपने कमर्शियल हंटिंग, पोचिंग, ठीक है, मैंने अभी बताया था आपको, स्किन उतार दी जाती है एनिमल की लेदर के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. उसके अलावा कई लोग हैं जो शेर का, पुराने ज़माने में दिखाते थे राजे महाराजे, तो शेर का शिकार करके उनका सर वगैरह अपने घर में टांग देते थे. सो ऑल दीज रीजंस आर अ थ्रेट टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, खराब हो रहा है. सो दैट इज अ थ्रेट टुवर्ड्स द बायोडाइवर्सिटी. हैबिटेट लॉस, हैबिटेट की लॉस हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है. उससे क्या होता है? हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आर इम्पॉर्टेंट कॉजेज. जैसे एक्सटेंशन हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ ही नेचुरली डिफॉरेस्टेशन. हैबिटेट्स लॉस होंगी क्योंकि कई तरह के फॉरेस्ट में कई तरह के छोटे छोटे जानवर या बड़े जानवर रहते हैं, ठीक है, जिनकी फूड चेन से, जिनके ज़रूरत से लाइफ चलती है. अब जब इम्बैलेंस हो जाएगा तो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही धीरे 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 खत्म होने की कगार पे आ जाएगी. अब ये कह रहा है इन फ्यूचर ओनली स्पीशीज दैट सर्वाइव आर लाइकली टू बी दोज हुज हैबिटेट इज हाईली प्रोटेक्टेड. ये पहले ही कह रहे हैं कि वो वाली स्पीशीज ही मोस्टली रहेंगी जिनकी जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है. स्पीशीज वो खतरे में हो जाएंगी जिनकी हैबिटेट की ज़्यादातर प्रोटेक्शन नहीं है. अब कई तरह की नॉन नेटिव स्पीशीज, जैसे देखो नाइल पर्च, कितना सुंदर छोटी सी फिश है. वाटर लिली, वाटर लिली साफ पानी में होगी. जब पानी को हम गंदा करते जा रहे हैं, उसमें गंद फेंक रहे हैं, फैक्ट्रीज का पोल्यूशन आ रहा है, फैक्ट्रीज की कई तरह की फैक्ट्रीज की पाइप है जो बिल्कुल नदी के किनारे पे लगी होती है, वो सारा गंद जो सारे दिन के फर्टिलाइजर, एमिशन जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पता नहीं कितनी कितनी गैसेस मिली होती हैं,
वो जब पानी में आ रहे हैं ये कहाँ से बन गई, ठीक है। उसके अलावा ये वाली एंड्स, कांग्रेस ग्रास, कई तरह की छोटी छोटी, देखो इसके ऊपर व्हाइट कलर के फूल लगे हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। अब जैसे कह रहे हैं अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, विक्टोरिया, मालावी एंड टेंगरवाइका आर फेमस फॉर देयर ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एंडेमिक स्पीशीज टर्म्ड एज स्पीशीज फ्लॉक। क्यों उसका नाम होगा स्पीशीज फ्लॉक? क्योंकि उसमें ढेर सारी अलग अलग स्पीशीज होंगी, बहुत सारी तरह की फिश, बहुत सारी तरह के और तरह के जीव जंतु होंगे, इसलिए उसका ये नाम दिया गया है। In Lake Victoria, a single exotic species, the Nile perch, single exotic species, मतलब धीरे धीरे जो खत्म हो रही है, इसका नाम है Nile perch, has become established and may cause extinction of most by native species by simply eating them up. अब जरूरी नहीं है कि इंसान इनकी बड़ी बड़ी फिश जो है वो इनको खत्म कर रही, खा रही है फूड चेन, उससे ये भी स्पीशीज जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो कई बार था इट वॉज पर्पजफुल, कई लोग अपने स्पोर्ट्स करते थे, फिशिंग करते थे अपने फन के लिए, प्लेजर के लिए, पर ये साबित क्या हो रही है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। धीरे धीरे जब स्पीशीज का खात्मा हो रहा है, स्पीशीज खत्म हो रही है, तो ये डिजास्टर की तरफ ही जाएगा। बिकॉज एंड अप कैसे होगा? एंड अप ऐसे ही होगा कि धीरे धीरे सारी स्पीशीज खत्म हो रही है, एंड होता है। Look at this flower. Domino effects occur when the removal of one species, that is extinction event, or the addition of one species, an invasion event, affect entire biological system. यही चीज मैं आपको जो बता रही थी कि अगर धीरे धीरे डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, अगर एक स्पीशीज खत्म होती जा रही है तो पूरा एक लॉजिकल बैलेंस, अब देखो कुछ भी बैलेंस बनाओ, एक चीज की कमी आती जाएगी तो वो पूरी चीज को इफेक्ट करेगा। डोमिनो इफेक्ट आर स्पेशली लाइकली व्हेन टू और मोर स्पीशीज आर हाईली इंटर, हाँ ये सबसे बड़ी बात है। डोमिनो इफेक्ट क्यों ज्यादा होता है? जब दो या दो से अधिक स्पीशीज जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंसी जिनकी होती है, यानी कि एक दूसरे पे वो जो डिपेंड रहते हैं, तब कहीं जाकर प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है, एक दूसरे पे डिपेंड है ऑन ईच अदर। हाउ? वो उससे कुछ उसको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और दूसरे को इससे कुछ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जब एक स्पीशीज खत्म होती जाएगी, फ्रॉम वेयर विल द अदर स्पीशीज गेट इट प्रोडक्ट, तो धीरे धीरे उसकी भी खात्मा शुरू हो जाएगा। Domino effects are especially likely when two or more species are highly interdependent, or when the affected species is a keystone species, meaning it has a strong connection to many other species. Keystone species, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका पूरा कनेक्शन है और कई तरह की स्पीशीज के साथ। अब अगर एक स्पीशीज खत्म होती जा रही है, कोई एक चीज, तो उसके ऊपर जो बाकी डिपेंडेंसी आ रही है, तो उनमें भी कुछ ना कुछ कमी आती जाएगी। धीरे धीरे एक कोई स्पीशी होगी जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो उसका भी खात्मा शुरू हो जाएगा। अब वो खत्म होएगी तो जो उस पर डिपेंडेंट थी उसको प्रॉब्लम, तो पूरा इकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल बैलेंस जो है वो इनबैलेंस होता है। कीस्टोन स्पीशीज वन whose presence or absence both directly and indirectly, वही चीज जो मैंने आपको बोली थी, influence other species through food web connectivity। सेम बात, क्योंकि फूड चेन खराब होती जाएगी। एक ये फ्लावर है ओरिएंटल बिटर स्वीट, ये एक्सटेंट हो रहा है। अब इसके ऊपर देखो, इसके बीज कितने प्यारे, इसके जो पॉलिनेशन हो रही थी, यहाँ पे इसके फ्रूट लगे हुए हैं। बेटे फर्स्ट स्विच जरा बंद करके देखो, ध्यान से कौन, नहीं ये नहीं ये वाला, हाँ देख रहे, ठीक है। अब इसकी देखो पॉलिनेशन कितनी प्यारी है। इसके ऊपर जो और डिपेंडेंसी होगी जिनकी, जो इस फ्रूट को खाते होंगे, जब ये ही नहीं रहेगा फ्रूट कहाँ से उगेगा? तो वो स्पीशीज जो इस पे डिपेंड है, दैट मीन्स विच वॉज इंटरडिपेंडेंट ऑन दिस, उसका भी खात्मा धीरे धीरे, क्योंकि उसको उसका न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। अब उस स्पीशीज के ऊपर कुछ और, ठीक है, तो पूरा का पूरा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। Like a starfish is intertidal zone facilitated the coexistence of many other invertebrates by selecting consuming nuisance। पानी के अंदर स्टारफिश होती है, ठीक है। स्टारफिश
अंदर नीचे एक चीज होती है म्यूसल्स, उसको खाती है, मतलब उन पर डिपेंड होती है। अब धीरे धीरे अगर स्टारफिश खत्म होने लग पड़ी, या जो उस पर डिपेंडेंट या को एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी डिपेंडेंसी खत्म होने लग पड़ेगी, तो क्या होगा? धीरे 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 बहुत सारी नीचे चीजें हैं पानी की तह के नीचे जो उनकी एग्जिस्टेंस पर भी इफेक्ट आएगा, वो भी खत्म होते रहेंगे। पोल्यूशन, ये चीज हमने, ये देखो वही चीज जो मैंने आपको बताई थी, फैक्ट्रीज और भी कई तरह की चीजें हैं जो गंदा पानी, देखो पानी में आ रहा है। अब अगर ये पानी कनेक्टेड है टुवर्ड्स अ पॉन्ड या लेक जहां पर वाटर लिली है, इस पानी में सरवाइव कर सकेगी? सोचो, इमेजिन करो, ठीक है। पोल्यूशन फ्रॉम केमिकल, वही चीज, कंटेमिनेट्स सर्टेनली पोजेस फर्दर थ्रेट टू स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। कई तरह की स्पीशीज जो पानी में है, जैसे हम कह रहे सेवरल स्पीशीज ऑफ डेजर्ट पकफिश occurring in small isolated pools of US Southwest are examples। वो छोटी छोटी जो बिल्कुल छोटी छोटी फिश होगी या कोई और जीव जंतु होगा जो इस पर डिपेंड होगा, उस लेक पर, पॉन्ड में, जिसमें ये पानी, वो तो ब्रीथ ही नहीं कर पाए। हमने एग्जाम्पल वाटर लिली का भी लिया, वो कितने साफ पानी में थी, और गंदे पानी में वो कहाँ से सर्वाइव करेगी? एक्सोटिक स्पीशीज, ये देखो बेचारा कैसे बर्न कर गया। Great majority of exotic species do not become established in the introduction of, कई तरह की exotic species होती हैं जो नई जगह जाकर उनकी वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाते। अब कई तरह के बर्ड्स, देखो ये इस पेड़ में बैठा है, जब डिफॉरेस्टेशन होकर पेड़ ही कट जाएगा तो ये कहाँ बैठेगा? और ये पैरेट इस फ्रूट पे डिपेंड होगा। जब ये पेड़ कट जाएगा, ये पैरेट फ्रूट कहाँ से लेगा? जानवर तो कहीं पे काम भी नहीं कर सकते कि हम कमा के ले आएंगे। दे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द फ्रूट्स, ट्रीज एंड मेनी अदर थिंग्स। दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन द फॉरेस्ट, ठीक है। अब एक्सोटिक स्पीशीज सक्सेसफुल एक्सोटिक स्पीशीज में किल और ईट नेटिव स्पीशीज टू अ पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन और मे ऑल्टर्स आफ्टर द हैबिटेट्स दैट मेनी नेटिव्स आर नो लॉन्गर एबल टू परसिस्ट। इसका मतलब है कई स्पीशीज, अब ये जब कुछ नहीं रहेगा, जो बड़े बड़े बर्ड्स हैं उन्होंने इन पैरेट्स को खा जाना है, इनको खा जाना है, क्योंकि वो अपनी भूख कहाँ से मिटाएं? दे विल ईट दिस। अब धीरे धीरे इनकी तादाद कम होती जाएगी। सो मेनी अदर स्पीशीज ऑल्सो, इट इज नॉट ओनली डिफॉरेस्टेशन और पोल्यूशन, मेनी अदर स्पीशीज ऑल्सो ईट फ्यू एनिमल्स इन अ लार्ज स्केल, ज़्यादा से ज़्यादा। तब क्या होता है? तब इस एक स्पीशीज की एक्सटिंक्शन खत्म हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इज मैक्सिमम ऑन आइलैंड्स। डिजीज कॉजिंग microorganisms if introduced in new virgin areas may cause epidemic to native species and are eliminated completely। कई बार बीमारी हो जाती है, बीमारी फैल जाती है उस स्पीशीज में। अब अगर बहुत सारी तादाद में इन एनिमल्स को बीमारी हो जाए, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को, उस तरह से भी खत्म हो सकती है ड्यू टू डिजीजेस, कि इनको ये नहीं पता हम अपना इलाज कहाँ से करें। सो ड्यू टू मेनी डिजीजेस, कई एक स्पीशीज अगर कोई बीमारी, एक एपिडेमिक मीन्स जैसे ये था कोरोना, इट वाज लाइक एन एपिडेमिक, हर जगह फैल गया था। हाँ, यस। तो कई तरह की बीमारी अगर इनमें फैल जाए, इनको ये नहीं पता हमने अपना इलाज कहाँ से कराना है, तो अगर एक पर्टिकुलर स्पीशीज में फैल गई है, उस स्पीशीज का खात्मा शुरू करें। डिजीजेस, अब ये देखो ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज, हमने कचरा फेंका होता है, बेचारी गाय तो कचरा उठा रही है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज में इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन वाइल्ड स्पीशीज। एक्सटेंट ऑफ डिजीज इंक्रीज व्हेन एनिमल्स आर कन्फाइंड टू नेचर रिजर्व रादर देन बीइंग एबल टू डिस्पर्स इन अ लार्ज एरिया। अब ये काउस, ठीक है, अब ये कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, इनके अंदर प्लास्टिक जा रहा है। अब ये देखो काऊ के ऊपर कौन कौन डिपेंड है? ह्यूमंस। ये बेचारा कौवा इस काऊ पे बैठ के अपना पेट पाल रहा है, वो इसके ऊपर जो टिक्स और फ्लाइज होती है उनको खा रहा है, ठीक है। अब ये देखो बेचारे कितने खूबसूरत हिरन, ठीक है, ये भी क्या खा रहे हैं? कचरा खा रहे हैं।
Animals are more prone to infection when they are under stress. Animals held in captivity are also prone to higher level. अब ये देखो, बेटे stop your phone. हाँ, वैसे तो ये चैनल पे लोड हो ही जाता। अब ये देखो, एनिमल्स जो कैप्टिविटी में होते हैं, जिनको कैद किया जाता है, या जैसे कई लोगों को एनिमल्स को बांधा जाता है, उनको स्ट्रेस होता है, उससे भी उनको डिजीज जल्दी फैलती है। प्लस उनको रखने रखाव की जगह कितनी साफ सुथरी होगी डिपेंड होता है। अब हमें तो पता है अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना, उनको नहीं पता। अच्छा, दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी बात है इन कैप्टिविटी की अगर बात करें जाए, अगर हम खुद को अगर ज़्यादा देर एक जगह में बंद करके रह रहे, हमें भी होगा बाहर निकले, ये बेचारे, इनके पास तो बेचारा भी नहीं है, ठीक है। तो जो कैप्टिविटी में होते हैं, जो कैद में होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोन टू मोर एंड मोर डिजीजेस। शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्लॉट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर बर्न्ट अवे। हमने पहले भी फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एक जगह पे खेती होती है, फिर उस जगह पर जब फसल पक जाती है उसकी कल्टीवेशन होती है, फिर वहाँ पे कटाई होती है, फिर उस जगह को जला दिया जाता है, फिर दूसरी जगह जाते हैं, कोई और पैच ऑफ लैंड सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पर बीज बोया जाता है, वहाँ पर फसल उगती है, कटाई होती है, फिर वहाँ पे सेम चीज़, ठीक है। Tree vegetation are burnt away and our cleared patches are found for 2 or 3 seasons, after which their fertility goes down to a point। वही चीज़ कि धीरे धीरे उनकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म होती रहेगी, ठीक है। वो कैसे, जब वो कैसे उपजाऊ भूमि रहेगी, फर्टिलिटी होती है उपजाऊ, ठीक है। उपजाऊ भूमि रहेगी नहीं, क्योंकि बार बार वहाँ पे क्लियरिंग हो रही है, बार बार कटिंग हो रही है, ठीक है। और अब हमने ये भी देखा था कि नेचुरल मिनरल्स, उनकी तह से नेचुरल मिनरल्स साफ हो रहे हैं, बार बार ओवर ग्रेजिंग प्लस शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन। फार्मर्स देन अबैंडन दिस पैच एंड कट डाउन अ न्यू पैच ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। बार बार एक जगह पे उगाया उन्होंने, अब यहाँ पे 2-3 सीजन, उसके बाद इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, चलो जी अब ये जंगल है, क्या करें, हमें दोबारा नया लैंड चाहिए, चलो थोड़ा सा और जंगल काट दें, डिफॉरेस्टेशन और करी, कितने मिनरल्स खत्म हुए, कितने हर्बल ट्रीज झाड़ दिए, फिर यहाँ पर कुछ देर कल्टीवेशन करी, जब इसका भी हाल ऐसा हो गया, चलो थोड़ा और आगे चले जाते हैं, धीरे 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 जंगल उसको काट काट के, ठीक है। दिस सिस्टम इज नोन एज कॉल्ड एज झूम कल्टीवेशन। Climate change, that you also know. Changing the global climate also threaten of species via ecosystem. Distribution of species and biodiversity is largely determined by climate as the distribution of ecosystem, plant, vegetation, zones, biomass. Climate change जो है वो भी बहुत, जैसे कि कह रहे हैं, अब ये देखो पोलर बेयर, ये कहाँ रह सकता है, अगर इसको कहीं और जगह रखा जाए, इट वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। सो क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, ये क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है, जैसे ग्लोब क्या हो रहा है, फाग लगी हुई है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी डिफॉरेस्टेशन। जितना ज़्यादा हम डिफॉरेस्टेशन करते जाएंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस होता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज उतनी स्पीड से टुवर्ड्स अ रैपिड स्पीड, इट विल चेंज ड्रास्टिकली विद अ रैपिड स्पीड, बहुत तेज़ी से रैपिड स्पीड के साथ क्लाइमेट चेंज होता है। तो क्या होगा, एनिमल्स वोंट बी एबल टू एडजस्ट इन द न्यू क्लाइमेटिक जोन्स। नई तरह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन जोन्स बनेंगे, इसमें ये एनिमल एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ लुक एट दिस पोलर बियर, इट सर्वाइव्स इन आइसलैंड। अगर धीरे 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 यहाँ गर्मी फैलती गई है, ये सारा पानी बह गया, सारी बर्फ पिघल गई, इसका सर्वाइवल कैसे? और भी सिर्फ पोलर बियर ही, कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जब उनके लिए क्लाइमेट उनके अनुसार नहीं होगा, हाउ विल दे एबल टू सर्वाइव? अब ये सवाल सबके लिए खड़ा हो रहा है कि वाई शुड वी केयर फॉर बायोडाइवर्सिटी, हमें क्यों केयर करनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स और उसके साथ साथ पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस, पूरा इकोसिस्टम जो है,
ह्यूमन बींग्स और बाकी सारे जीव जंतु, दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द इकोसिस्टम, ठीक है। अब हाउ डज इकोसिस्टम फंक्शन डिपेंड्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। इकोसिस्टम किस तरह से चल रहा है, बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो इफेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स मार्केट गुड एंड सर्विसेज, एग्रीकल्चर 50% ऑफ यील्ड इंक्रीज फ्रॉम जीन्स ऑफ नेटिव प्लांट। अगर हम अच्छी खेती करेंगे तभी यील्ड इंक्रीज होगी, तभी उपजाऊ भूमि में अच्छी फसल की इंक्रीज होगी, ग्रोथ होगी। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ 25% बनती है फ्रॉम नेटिव प्लांट्स। रिक्रिएशन या टूरिज्म, लोग जंगल देखने आते हैं, ठीक है ना, कोई मार्केट एरिया में टूरिज्म ही होगी, जंगल एरिया, जंगल सफारी, ये वो। उसके अलावा एस्थेटिक वैल्यू, ह्यूमन भी कहते हैं हम भी ग्रीनरी में ही इंजॉय कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, इंजॉयमेंट या स्टडी, ठीक है। इंटेंसिव वैल्यू, कैसे इंट्रिंसिक स्पीशीज, अगर बायोडाइवर्सिटी में इम्बैलेंस होगा स्पीशीज कहाँ जाएगी, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल एक एक प्राणी। अब इकोसिस्टम की गुड्स और सर्विसेज क्या क्या है, दिस यू कैन सी, गैस रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है, डिस्टर्बेंसेस, वाटर रेगुलेशन, वाटर सप्लाई, क्या क्या है, ठीक है, इरोजन की कंट्रोल, कैसे कैसे सॉइल फॉर्मेशन। इकोसिस्टम अगर बैलेंस में है तो हमें कुदरती क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट ट्रीटमेंट हो रही है, पॉलिनेशन होती है, ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल रह रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रही है, रॉ मटेरियल हमें मिल रहा है जंगल से, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज, अलग अलग जीन्स की प्रोडक्शन हो रही है, रिक्रिएशन हो रही है, कल्चरल हो रही है। बट ओनली 20-50 ऑफ स्पीशीज आर नीडेड टू मेंटेन इकोसिस्टम फंक्शन, जो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अगर ये इनमें से एक भी बिगड़ गई तो ये सारे गुड्स और सर्विसेज में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमें ये सब कुछ कुदरत से मिल रहा है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इकोसिस्टम विच एंड इट कम्स अंडर द बायोडाइवर्सिटी। अगर इकोलॉजिकल बैलेंस इम्बैलेंस हुआ तो वी वोंट बी एंजॉइंग व्हाट ऑल द नेचर इज प्रोवाइडिंग टू अस फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी हुआ है टू सेव द बायोडाइवर्सिटी। क्या हुआ है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कई तरह के, जैसे ये है कि रेड डाटा बुक, कई तरह की सर्विसेज हैं जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज को बचाव में, कई तरह के बने, बायो रिजर्व्स बने। बायो रिजर्व क्या होता है? रिजर्व क्या होता है? संभालना। बायो रिजर्व के कई तरह की स्पीशीज जो एक्सटेंट हो रही हैं उनकी संभाल के लिए संस्थाएं बनी हैं। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज इन द रेड डाटा बुक्स आर, कई तरह के प्लांट्स, फिश कितनी है देखो 340, एम्फीबियंस 50, रेप्टाइल्स 170, इनवर्टिब्रेट्स 1355, बर्ड्स 1037, मैमल्स 497। कितनी तरह की स्पीशीज जो थ्रेटन्ड है, जिसको कई तरह की संस्थाएं, नेचुरल रिसोर्सेज में कई तरह की कंजर्वेशन यूनियन जो बनी है, जिसको रेड डाटा बुक में है, वो एस्टेब्लिश हुई है। अब अगर ये ना हो तो कितनी सारी स्पीशीज जिनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है इन द रेड डाटा बुक, इनकी एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगी तो सारा इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म होने की कगार पे आ जाएगा, तो बायोडाइवर्सिटी बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी। इसलिए ये सब जो है कंजर्वेशंस बनी हुई है ताकि स्पीशीज की संभाल हो सके। जर्म प्लाज्म बैंक, जर्म प्लाज्म बैंक्स आर आल्सो कॉल्ड जीन बैंक, ठीक है, आर एस्टैब्लिश्ड फॉर एक्स सीटो कंजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज। सच जीन बैंक्स इंक्लूड्स बोटैनिकल गार्डन्स, कई तरह के बोटैनिकल गार्डन्स जिसमें बहुत सारे तरह के छोटे छोटे कई पौधे हैं जो मेडिसिनल पर्पसेस में ज़्यादा यूज होते हैं। एनिमल जूस, ये आपको पता ही, एनिमल्स की जूस, ठीक है, जेनेटिक रिसोर्स सेंटर और कल्चरल कनेक्शंस,
वाई कल्चरल कनेक्शंस, क्योंकि कल्चर कई तरह के रिसर्च स्टडीज होती, कई तरह के रिसर्चर्स हैं, अगर उन पर स्टडी ना हो, पता ना हो कि किस तरह से जीन आई थी और कैसे इसकी प्रेजर्वेशन की ज़रूरत है, तब क्या होगा, वी विल नॉट बी एबल टू गेट दैट डाटा कि हाउ वी हैव टू प्रिजर्व देम फर्दर। ठीक है, प्लांट स्पीशीज, सीड्स, पॉलन ग्रेन, वेजिटेटिव पार्ट्स जिसमें कि कॉर्न होता है, बल्ब होता है, ट्यूबर होता है, ठीक है, जो उसका फल है, ट्यूबर जो उसकी ट्यूब लाइन है, ठीक है, कैसे कैसे इन चीज़ों की टिश्यूज एक्सेट्रा कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन जीन प्लाज्म बैंक्स। इनके टिश्यूज, इनके पूरे पूरे सैंपल्स को, इनके टिश्यूज को, इनके सेल्स को इन जर्म प्लाज्म बैंक्स में संभाल के रखा जाता है for their growth and even study. Several international organizations of different parts of the world are setting up gene banks, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। कई हैं जो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्टैब्लिश हुए। ठीक है, इसमें क्या है, नेटवर्क ऑफ जीन बैंक्स टू कंजर्व वैरायटी ऑफ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यों सर्व होते हैं, फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स, जो कि विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय G15 कंट्रीज। जो G15 कंट्रीज कौन सी हैं, जियोप्लाज्म बैंक से जो एसोसिएटेड है, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, जमाइका, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, वेनेजुएला, एक्स यूगोस्लाविया एंड जिम्बाब्वे। कितनी सारी, अब ये सारी कंट्रीज हैं जो G15 कंट्रीज में गिनी जाती हैं, जो कि जर्म प्लाज्म बैंक को की सपोर्ट में चलती है। कई तरह की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनी है, जिसको हम कहते हैं इन सूटो और इन साइट प्रेजर्वेशन। किस लिए होती है, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और उसकी प्रेजर्वेशन के लिए। उसमें कई तरह के प्रेजर्वेशन है, जिसमें जू, जीन फार्म्स, यानी कि जीन बैंक्स के जीन फार्म्स भी बने हुए हैं, एक्वेरिया जिसमें एक्वेटिक ब्रीड रखा जाता होगा, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, प्लांट्स को बोटेनिकल गार्डन्स में, और जितनी फिश वगैरह है उसको एक्वेरिया में, गार्डन्स, सीड बैंक यानी कि छोटे छोटे कई तरह के सीड, बहुत सारे सीड, पॉलिनेशन जिनकी बाद में होती होगी, कई तरह के छोटे छोटे सीड्स को भी संभाल के रखा जाता है। नेचुरली लीगल प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज एंड हैबिटेट कानून बने हुए हैं, जैसे कि रामसर कंजर्वेशन वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस 1971 में बना है, वाटरफाउल हैबिटेट कंजर्वेशन कंसर्निंग प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, ताकि ये सारे स्पीशीज और हैबिटेट के लिए कई तरह के कानून क्यों बने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज की प्रोटेक्शन हो सके, हंटिंग पोचिंग को रोकने के लिए, उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल में करने के लिए। ये सारे एक्ट्स इसलिए बने हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल ट्रेड। कई तरह की जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है, उसके कहते हैं ना सेव द टाइगर प्रोजेक्ट, काफ़ी देर से चल रहा है, ठीक है, तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स, कई तरह के कंजर्वेशन प्लान्स क्यों बने हैं, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीशीज। कई तरह की कन्वेंशंस बनी है, जैसे कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज 79 में, उसमें क्या था, प्रोहिबिट टेकिंग एंड टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज जो बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाती थी, उनकी संभाल कैसे की जाए, ठीक है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डीसर्टिफिकेशन ये 1994 में बना। क्यों ये सारे लॉज बने, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे लॉज बने ही क्यों है, रीजन बोलो, रीजन क्या होगा गौतम? उसके अलावा हम लोग जान सकें कि कितने सारे मेडिसिनल रिसर्चेस होती हैं कि ये मेडिसिनल प्लांट्स इन फ्यूचर की पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएगी, इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर जनरेशन किस तरह से बायोडाइवर्सिटी में ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज काम आ सकते हैं टुवर्ड्स दिस। अगर इनकी संभाल होगी तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा होगा। पता नहीं कितनी कितनी मेडिसिन की खोज किसी के थ्रू होती है, कई तरह के सीड्स होते हैं जिनको मेडिसिनल पर्पसेस में यूज़ किया जाता है।
अब नेशनल इनिशिएटिव टू सेव बायोडाइवर्सिटी क्या है? हमारा खुद का कल्चर, ये देखो, ठीक है, कहते हैं कि एनिमल्स, गौ माता, ठीक है, पीपल ट्री की, तुलसी की, ये सारे सेक्रेट क्यों बनाए गए हैं? क्यों धार्मिक आस्था के साथ इनको जोड़ा गया है? रीजन ही ये था कि ये देखो, अब पीपल ट्री होगा, नीम का हम को संभालेंगे, ठीक है, पीपल ट्री को संभालेंगे, तुलसी को संभालेंगे, तो क्या होगा? मेडिसिनल पर्पसेस इन्हीं से सब। पता कितनी ज़्यादा जो है घर में अगर ये जिन लोगों के होता है, कितनी जो एयर लेवल है, एयर की क्वालिटी साफ रहती है, ऑक्सीजन बहुत आता है इसके थ्रू, गंदी जितनी भी रेडिएशन गंदी हवा को सोख लेती है, ठीक है। ये पर्पस क्यों शुरू से बना रखा गया है ट्रेडिशनल, ताकि बायोडाइवर्सिटी की सेव। अब देखो पेड़ों की जब लोग पूजा करते हैं, पेड़ की संभाल करेंगे तभी उसकी पूजा करेंगे, पेड़ संभला जाएगा इसी बहाने से। सो इसीलिए हमारे ट्रेडिशंस के साथ भी, स्पेशली इंडियन ट्रेडिशंस के साथ भी ये सब कुछ जुड़ता है। सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है, ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स, जैसे कई लोग टेम्पल्स में, क्रिएटेड विद टेम्पल्स एंड दरगाह और गुरुद्वारास, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइड वैरायटी ऑफ एक्वेटिक फॉर्म ऑफ लाइफ, मेनली फिशेस, ठीक है, पानी को जो लोग साफ रखते हैं। कई तरह की यहाँ पे टेम्पल्स में भी कई तरह की फिश होती है जो कि साफ रहती है, साफ पानी के थ्रू, क्योंकि इन पानी में लोग गंदगी नहीं डालते। अब ये देखो सेक्रेड ग्रूव्स, जिसको देववन कहते हैं कि कई तरह के वन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग देववन कहते हैं। कहाँ कहाँ है? झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। और सेक्रेड ग्रूव्स कौन कौन से? देखो सारनाथ, देवरली, देव, ये सारे, इन सब ऑल फॉर्म्स ऑफ जिसमें प्लांट और एनिमल होते हैं, रिसीव फुल प्रोटेक्शन। दे आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, के अलग अलग नाम से इनकी पहचान होती है। अब ये शुरू हुई थी चिपकू मूवमेंट, ये हुई थी 250 साल पहले। कहाँ पे हुई थी? यूपी की जगह में, गढ़वाल में। कई लोगों ने, आदमी औरतों ने अपनी जान तक दी थी पेड़ों की रक्षा के लिए। जाके ना क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है, ताकि पेड़ की कटाई ना हो। सेव सीड कैंपेन उत्तराखंड से स्टार्ट हुई है, कंजर्व किया जाता है कई तरह के सीड्स को बचाने के लिए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के साथ कई तरह के सीड्स की भी खात्मा होता था, तो सीड्स को बचाने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल में भी हमारे जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें भी आर्टिकल 48A, ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या है? स्टेट शैल एंडेवर एंड प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। उसके अलावा आर्टिकल 51 में भी बना था कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ। तो कई तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, पॉलिसी में भी कई तरह के ऐसे फ्रेमवर्क बने, आर्टिकल्स बने, जिससे कि कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जैसे अब ये देखो फॉरेस्ट पॉलिसी एंड लॉ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, कि 1854 में हुआ था स्टार्ट, और फिर 1952 में दोबारा रिवाइज हुआ था 1988 तक। इसमें क्या था? मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी थ्रू प्रेजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस की प्रेजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज की कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, और कई तरह के रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स और रेजर्वायर्स की भी प्रोटेक्शन, उनका चेक करना, सॉइल इरोजन बार बार क्यों हो रही है, यानी डिफॉरेस्टेशन किसी एरिया में ज़्यादा हो रही होगी, उस पर चेक कंट्रोल रखना, ठीक है। सैंड ड्यूज, डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान, कोस्टल ट्रैक्स, वहाँ पे भी क्यों बार बार ऐसे हो रहे हैं, हर एक चीज़ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना था, फॉरेस्ट लॉ इसीलिए बना था। इससे क्या होता गया था? इससे फूड, फ्यूल, वुड, फॉडर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सॉइल, टिम्बर और रूरल और ट्राइबल एरियाज के जो लोग थे, जो देते थे, उन पर भी कई लोग थे हद से ज़्यादा ले जाते थे, उस पर भी एक चेक लगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ी, क्योंकि लॉस बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट बढ़ेगी। इनकरेजमेंट ऑफ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, हाँ, किस तरह से उसी फॉरेस्ट में वही चीज़ को यूटिलाइज किया जाए जिसकी ज़रूरत है, बेतहाशा पेड़ों की कटाई ना हो, ठीक है।
कई तरह के लोग भी इस चीज़ से जुड़े, स्पेशली विमेन, ताकि फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर उस टाइम में लोगों ने भाग लिया ताकि अपने पेड़ों को बचाया जाए, अपने फॉरेस्ट को बचाया जाए। किस तरह से बचाया जाए? प्रोटेक्टेड एरियाज फिर बने, जिसमें नेशनल पार्क्स, जिसमें 92 पार्क्स हैं, 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 19 वेटलैंड्स, 13 बायोस्फीयर रिजर्व। कितना कुछ प्रोटेक्टेड एरिया है सिर्फ और सिर्फ हमारे ही एरियाज में, हमारी कंट्री में। फॉरेस्ट रेस्क्यू, बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी एक चीज़ बनेगी। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरिया इन टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम, जो कि यूनेस्को की ओर से था। उन्होंने भी कई तरह के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए अपने रिजर्व्स बनाए, सेंचुरीज बनाई। उसके अलावा ह्यूमन काइंड को प्रिजर्व करने में, लोगों को बताने के लिए कि कैसे बायोस्फीयर को मेंटेन किया जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए, उसके लिए भी उन्होंने दिस यू कैन सी, आपकी बुक में दिया होगा, दिस यू कैन सी कि लिस्ट ऑफ ऑपरेशनल बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ, ठीक है, कब शुरू हुए और कहाँ कहाँ पर ये सब कुछ है, वो सारा कुछ भी आप देख सकते हो।